दूसरा हमारा एनर्जी है, और किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है उसका वित्तीय समावेश। वो हमारा इसका चौथा स्तंभ है। देश के प्रधानमंत्री जी का सदैव ये सोचना रहा है कि देश का यदि विकास करना है, देश को गति के पथ पर ले जाना है, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, तो वो जो उनका मूल सिद्धांत है, जो संगठन का मूल सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस उद्देश्य को लेकर ही 2014 से लेकर आज 2025 में जब हम मोदी 3.0 में चल रहे हैं, उसी का ये आधार है। यदि मैं सबसे पहले विभिन्न एसोसिएशंस के माध्यम से, विभिन्न करदाताओं के माध्यम से बड़े लंबे समय से डिमांड थी कि जो टैक्सेशन की छूट है और जो टैक्सेशन की लिमिट है उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 12 लाख तक की उस सीमा को हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया, और उसको जो टीसीएस है, जैसे टीडीएस था वो 2.40 लाख से उसको 6 लाख किया, फिर टीसीएस को 7 लाख से 10 लाख किया। यदि इन दोनों के हम अंतर को देखें तो 12 लाख तक की जो सामान्य आय वाला हमारा टैक्स पेयर है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसको जो बेनिफिट है वो लगभग 80 लाख रुपए का टैक्सेशन बेनिफिट हम लोग स्थापित कर रहे हैं। एक अलग अलग प्रकार के बहुत से क्षेत्र हैं, उसमें फुटवियर है, उसमें प्लास्टिक उद्योग है, उसमें खिलौना उद्योग है। इन सब को बढ़ाने के लिए भी सदैव, और खिलौना उद्योग भारत का पौराणिक उद्योग है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। इस पूरे मार्केट पर हमारे बगल के देश ने कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश वोकल फॉर लोकल बने, और आज उस खिलौना उद्योग के अंदर एक अभूतपूर्व ग्रोथ हुई है। उन सबको बढ़ावा देने के लिए हम सब लोगों ने बहुत ऐसे, चाहे वो अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, अलग अलग तरह के ऋण हैं, और यदि बात करूं छोटे बड़े और बड़े उद्योग के लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी शुरुआत इस बजट में हम लोगों ने की है। और इस मिशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट अपना एक अलग रोड मैप केंद्र सरकार उनको देगी, और उस आधार पर पूरी नीति के साथ हम लोग कार्य करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की, एक डेवलपमेंट कंट्री को जो बेस है उसको बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। जब हम स्टेट की बात करते हैं सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो जब हम इस स्टेट की बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण सहायता के रूप में 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। मोनेटाइजेशन योजना प्लान सफल हुआ था, दूसरी योजना 2025 से 2030 के लिए शुरू करने की घोषणा की है, और 10 लाख करोड़ की पूंजी नए प्रोजेक्ट्स में लगाई जाएगी, ये हम लोगों ने उसका लक्ष्य रखा है। एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बने, हम अपने एनवायरमेंट की रक्षा कैसे कर सकें, उसमें अब बहुत सी चीजें हैं जिन पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी व्हीकल हो, टर्बाइंस हो, सोलर एनर्जी हो, उन सब पे भी एक बड़ा अच्छे से इस बजट के अंदर पूरी योजना रचना बनाई गई है। किसी भी देश की शहर उस देश की पहचान होते हैं, उन शहरों को मानक के अनुरूप हम सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें। वहां रहने वाले जो श्रमिक वर्ग दूसरे प्रदेशों से आता है, दूसरे गांव से आता है, उन सबको भी हम लोग अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकें। इसके लिए एक अलग से पुनर्कल्पित भारत केंद्र की हम लोगों ने स्थापना करने के लिए प्राथमिकता दी है। ऐसी बहुत सी चीजें, जब मैं पीएम स्वनिधि की बात करता हूँ, एक सफल योजना थी, 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिला है। बैंकों से बड़े ऋण 30,000 की सीमा वाले यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड को शहरों के विकास केंद्र के रूप में जो हब हमने बनाने का सोचा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस पर एक बड़ा काम हुआ है। आज जब बजट की दृष्टि से देखते हैं या एक इकोनॉमी की दृष्टि से देखते हैं, जीडीपी की दृष्टि से देखते हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी देश के लिए बजट एक महत्वपूर्ण उसका अंग होता है। अपने पूरे 1 साल की योजनाएं, कार्य योजनाएं उस बजट के माध्यम से, क्या हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, क्या हमारे एसेट्स होंगे, क्या हमारी इनकम्स होंगी, वो सब पूरा वित्त मंत्री जी के भाषण को भी आप लोगों ने सुना होगा। उसके कुछ प्रमुख बिंदु थे,
सरकार और संगठन का निर्देश था कि हम लोग अलग अलग जनपदों में जाके वहाँ के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को इसकी जानकारी दें और उसके माध्यम से उस जनपद में रहने वाले लोगों के बीच में जानकारी अधिक से अधिक पहुंचे। इसी उद्देश्य के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया था। मुझे अपने विषय में इतना ही रखना था। शेष आपका कोई प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब। सर, आपने बजट पर चर्चा की, पश्चिम में के लोगों को बजट में क्या मिला? देखिए, दिक्कत ये रही है मित्र कि 2014 से पहले ये देश इसी संकीर्णवाद सोच के कारण पिछड़ता रहा। आज देश केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। देश में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। देश में देश के समस्त राज्य महत्वपूर्ण है। और जब देश का विकास होता है तो उस देश के विकास की विकसित कल्पना को आधार माना जाता है कि उस देश का प्रत्येक राज्य पुष्पित फलवित हो। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात मत करिए। आज आप उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की कल्पना क्यों नहीं करते हैं? 2017 से पहले मैं जिस शामली में बैठा हूं, इसी शामली में एक कस्बा है, वहां के लोग तो बिना किसी आधार के पलायन करने लगे थे। क्या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं था? 2017 से पहले इस प्रदेश के अंदर माफिया उद्योग चलता था। 2017 से पहले इस प्रदेश के अंदर अपहरण उद्योग चलता था। आज उन सब का खात्मा हो चुका है, सफाया हो चुका है। उसके बाद देश और प्रदेश दोनों आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। और यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात चूंकि आपने की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, हमने 2022 में आते ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं गौतम बुद्ध नगर का प्रभारी मंत्री हूं और टोटल इन्वेस्टमेंट जो 33 लाख करोड़ से ज्यादा आया था उसका 18.2% अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केवल गौतम बुद्ध जनपद में आया। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे। इसी बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने की एक प्रपोजल आया है। उस योजना में भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में हमारे सामने उपलब्ध हो, इसकी भी एक योजना पे सरकार काम कर रही है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग केंद्र सरकार स्थापित करेगी। ये जो हमारा यूथ है उसमें मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इस थीम के साथ आगे बढ़ेंगे। इसको आईआईटी में लगभग 1,35,000 छात्रों को सुविधा देने के लिए 5 नए आईटी और हम बनाएंगे। 6500 छात्रों को इससे लाभ होगा। आज का एक बड़ा कॉमन वर्ड हो गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें इतनी रिसर्च की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में एक बड़ा बहुत सी चीजें इस एआई के माध्यम से हम लोग बहुत जल्दी पता करने में सफल होंगे। तो उस एआई फॉर एजुकेशन को और अच्छा बनाने के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर केंद्र सरकार स्थापित करेगी। जहां तक मेडिकल एजुकेशन की बात है, देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा न देने की बात है, तो मेडिकल कॉलेजों की सीटों में भी लगभग अभी तक 130% की वृद्धि हुई है। और इसको और आगे बढ़ाते हुए अगले 5 सालों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। 2024 के बजट में निजी क्षेत्र द्वारा जितनी रिसर्च में, डेवलपमेंट में और कुछ न्यू इनोवेशंस में जो हमने पहले से लागू कर रखी है, उसको हमने और 20,000 करोड़ देने का काम किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सब आज की तारीख में जानते हैं। इस देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लगभग 1 करोड़ से अधिक जो गिग वर्कर्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उन सबको सरकार ने रिसर्च करके समझा है और उन्हें ई श्रम पोर्टल पे हम लोग उनको रजिस्टर्ड करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके तहत हम उन सब को जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो सब हम देंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम लोग डे केयर कैंसर सेंटर की भी सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। इस बीमारी में बहुत बढ़ावा हो रहा है, अलग अलग तरह के उसके कारण हैं, लेकिन इस देश के अंदर 2018 से अब तक, क्योंकि 2017 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, 2018 से अब तक जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान कर दी है। और ये भारत की आबादी का लगभग 80% हिस्सा है।
100% कवरेज प्राप्त करने के लिए हमने इस जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ाया है, और इसके लिए जितना बजट एलोकेशन था उस बजट को भी हम लोगों ने बढ़ाया है। किसी भी जिसको कहूं कि मैं आर्थिक विकास दर को कैसे बढ़ेगी, उस पर क्या करना चाहिए, तो वो किसी भी देश के लिए जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जो उसका निवेश है पब्लिक, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। उस सेक्टर में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको और अच्छा करने के लिए हम लोगों ने कई प्रोग्राम जारी किए। देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आने वाले कुछ समय में ये देश तीसरे स्थान पर होगा। तो उसी में 2024-25 के लिए जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 4.8% है। जो बजट का जो अनुमान है 4.9% उससे नीचे आया है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी इस घाटे के लक्ष्य को केंद्र सरकार ने घटाकर 4.4% किया है। एमएसएमई सेक्टर पे मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि वो 4 पिलर में से एक पिलर है, और 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को ये लोग रोजगार देते हैं। और मैं जिनके आवास पर बैठा हूं वो हमारे एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए स्वयं एक कार्यकर्ता हैं। वो स्वयं में लघु उद्योग भारती को देखते हैं, और ये लगभग 36% योगदान प्रोडक्शन में देते हैं एमएसएमई। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो टर्नओवर की लिमिट्स हैं, उसको 2.5 गुना और 2 गुना हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन लोगों का जो क्रेडिट गारंटी कवर था उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर हम लोग 10 करोड़ कर रहे हैं। स्टार्टअप शब्द मोदी जी को बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ, उसको भी हमने 10 करोड़ से, क्रेडिट गारंटी जो थी वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर रहे हैं। और गारंटी शुल्क जो था उसको 27 फील्ड में केवल 1% तक हम लोगों ने किया है। 5 लाख रुपए की जो क्रेडिट लिमिट थी, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, उसके हम इन लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और लगभग 10 लाख ऐसे कार्ड हम जारी करेंगे। और स्टार्टअप्स के लिए 91,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता के साथ ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड पहले से हम लोगों ने उसको स्थापित कर लिया है। 10,000 2 साल के अंदर अंदर करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश की बात आई थी, हुआ कितना उसमें से? देखिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्योंकि इंडस्ट्रीज का कोई अधिकारी इस समय यहाँ नहीं है। ये तो मैं आपको बता देना, कोई नई इंडस्ट्री लगी है? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जिस 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, ऐसा हर जनपद के अंदर एक इन्वेस्टमेंट हुआ था, क्योंकि 75 जनपदों को अपने जिले की बात इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ ना, मैं उस 75 जनपदों को उन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आधार बनाया था कि कुछ ना कुछ वहां के जनपद के लोग भी करें। लेकिन जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब किसी भी जिले के आर्थिक विकास की बात करते हैं, ये सही है कि मेरे पास चूंकि पर्टिकुलर डेटा नहीं है, मैं ये मान भी नहीं सकता कि ना लगाओ, लेकिन मैं फिर वहीं आ जाता हूं कि क्या 2017 से पहले लोगों ने कल्पना की थी कि शामली में नया उद्योग लगा लेंगे? हमारी सरकार के हमारी सरकार सुन लीजिए, आपके प्रश्न पे 100 कुछ उद्योग लगे हुए हैं शामली में, 85 से लगे हुए हैं ना। हाँ जी, लगे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या थी? और वो चल रहे हैं। वो तो एक यहाँ का फेमस उद्योग है जिसकी आप बात कर रहे हैं 125 की, वो यहाँ का एक फेमस उद्योग है। जैसे हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसी का एक पार्ट है। नहीं, पेपर उद्योग है, यहाँ का लकड़ी उद्योग है, आपका सबसे बड़ा तो यहाँ का वो है ओडीओपी, वही है। उस ओडीओपी में हमने जिस जिले का जो मुख्य उत्पाद था उसी को लिया। मैं जिस जनपद का मूल निवासी हूँ, वहाँ का काष्ठकला का उद्योग है, यहाँ का रिंग धुरा है। संभल में आप चले जाइए तो ढोलक है, मुरादाबाद में चले जाएंगे तो आप पीतल मिलेगा। उन उद्योगों को भी हम लोग बढ़ावा दें, ये भी उसी बढ़ती हुई जीडीपी का एक पार्ट है। गन्ना सीजन समाप्त होने जा रहा, फरवरी आपका चल जल्द आपको खुशखबरी देंगे। गन्ना भुगतान अब तो जल्द तो छोड़ना, अभी तक तो जल्द देंगे। अभी आपसे बजट सत्र शुरू में मिले थे मंत्री जी, अब कोई ज्ञापन दिया था आपको विजय चौक या ST 23 से लेकर उस तक इंडस्ट्री एरिया तक, उसमें क्या प्रोग्रेस है? शासनादेश हुआ सड़क के लिए, सड़क निर्माण के लिए सर किसी खुद मिले थे आपसे? पर्टिकुलर नहीं बता सकता, इन्होंने मुझे बताया था कि इंदर बाईपास के पास में फ्लाईओवर जो है काफी टाइम से जो है अधूरा पड़ा हुआ है।
उसमें वहाँ के स्थानीय निवासियों का एक विषय है, क्योंकि वो मैं जब राष्ट्रीय जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने प्रदेश के पूरे जितने नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब को लेकर के एक रिव्यू मीटिंग थी। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे। ये विषय भी उसमें आया था और कुछ यहाँ के स्थानीय निवासियों का और कुछ किसानों का उसमें विवाद है। हम लोग उसमें लगे हैं, शॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन ये है कि वो एक विषय तो है, लेकिन उसके कारण मार्ग बाधित नहीं हो रहे हैं। और जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है, कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं भी आती है, तो है ना अटल जी की कविता, बाधाएं आएंगी तो आएंगी। नहीं माननीय मंत्री जी, ये तो आपके विभाग का ही मामला है। माननीय पत्रकार महोदय, अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब मैं बिना जानकारी के नहीं दे सकता। मैं आपको कह दूं मैंने कर दिया और मैं आपको दे ना पाऊं, आप दूसरे दल के लोगों की तरफ उससे प्रश्न ना करो ना। माननीय मंत्री हम जो कहेंगे वही करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कैराना झिंझाना मार्ग है ना जी, वो थाना भवन तक, वो पिछले लंबे समय से बहुत ही ज्यादा वो उसके ठेकेदार को हमने डिबार कर दिया, ब्लैकलिस्ट हो गया। और एक कुछ बहुत अधिक उत्पादक वाली चीजें हैं और कुछ कम उत्पादन वाली चीजें। लगभग 100 नंबर्स में जो 100 कम उत्पादकता वाली चीजें हैं और जो कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिले हैं, उनको हम इस योजना में शामिल करेंगे। ये उनकी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने में, भिन्न प्रकार की फसलों को और उगाने में, और जो परमानेंट एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है या जो मेथड्स हैं, उन सब को अपनाने में ये हमारे किसानों की मदद करेगी। भंडारण हो, सिंचाई सुविधाएं, उसमें हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसान की आय को दोगुनी करूंगा। उस क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में जो रोजगार की कमी है, उसके लिए भी हम एक ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कौशल विकास, निवेश और तकनीक, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट एक बड़ा पार्ट है, इन तीनों के माध्यम से कौशल विकास, निवेश और तकनीक, हम इससे कृषि में नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और हम काफी लोगों को इससे रोजगार देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक 6 ईयर मिशन है। जो दालें हैं हमारी, उन पे दालों में हम डिपेंडेंट हो, हम दूसरों पे कुछ चीजों में डिपेंड है, दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड है, हम लोग स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें नेफेड एक बड़ी संस्था है, एनसीसीएफ एक बड़ी संस्था है, इन दोनों के साथ मिलकर हम इसका संचालन करेंगे। तुरंत उड़द और मसूर, इनकी अधिकतम मात्रा की खरीद पर प्रधानमंत्री जी का स्पेशल फोकस इस बजट में है। सब्जी और फलों का जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़े, ये सब इस मिशन का एक हिस्सा होंगे। बिहार के अंदर एक मखाना बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। एफपीओ के माध्यम से वो एक नई टेक्नोलॉजी से कैसे उसका प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें, इसमें वो मदद करेंगे। ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन सब में वो पूरा मिशन काम करेगा। जो अच्छी उपज देने वाले बीज हैं वो अधिक से अधिक हम किसानों को मुहैया करा सकें, इसके लिए भी हम लोग एक नेशनल प्रोग्राम जारी कर रहे हैं। 2024 के बाद जारी जो हमने 100 से ज्यादा बीज किस्में थी, उनका कमर्शियल उपयोग हम करें, इसकी हम और गारंटी देंगे कि हमारे किसान को इसका सबसे ज्यादा लाभ हो। मत्स्य पालन कुछ स्टेट्स का एक बड़ा रोजगार का साधन है, उसको और अच्छा सरकार करने जा रही है। उसके फंड्स में हमने और चीजें बढ़ाई हैं। कपास उत्पादकता भी है, उसके लिए भी एक 5 ईयर प्लान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक एक्स्ट्रा लॉन्च स्टेपल वाली कपास को और बढ़ावा दें, किसानों को उसकी और टेक्नोलॉजी हम समझाएं, इस पे भी सरकार काम कर रही है। एक योजना हमारी अटल जी की सरकार में शुरू की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड। उस किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। ये भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही इस केंद्र की सरकार ने किया है।
पहले यूरिया ब्लैक में बिकता था, यूरिया अब नॉर्मल है, लेकिन यूरिया की आपूर्ति को, यूरिया की सप्लाई को और हम मजबूत कर सकें, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत उसमें ना आए, तो इसमें लिए असम में लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन पर एनम वाला एक नया प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं। किसी भी देश की प्रगति का रास्ता 2-3 चीजों से जाता है। पहला एग्रीकल्चर से जाता है, तीसरा एमएसएमई से जाता है, दूसरा एमएसएमई से जाता है, तीसरी ताकत होती है उस देश की यूथ, उसके पास यूथ कितना है, यूथ पावर कितनी है, उस युवाओं को उन्नत कौशल, उसकी अपने स्किल्स को और हम अच्छा कर सकें। अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब हम लोग स्थापित करेंगे। ये प्रयोगशालाएं सरकारी स्कूलों में वैज्ञानिक सोच को और डेवलप करने में हम सबकी हेल्प करेगी। भारत नेट परियोजना है 2025-26 का देश के लिए प्रस्तुत किया। उसी के निमित्त आज मैं केंद्र सरकार ने क्या देश की जनता को दिया है, किन वर्गों को क्या ध्यान रखा है, उसी बजट से प्रेस वार्ता हेतु आपके जनपद में हूँ। आज मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के पूर्व विधायक हुए तेजू मेघवाल जी हैं, उद्योग भारती के एमपी जी हैं, पिताजी पूर्व चेयरमैन हैं। जब मैं बजट की चर्चा पे आता हूँ तो आप ये कह सकते हैं, चूंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते आप लोगों से बजट पे चर्चा करने आया। 2014 से पहले का भारत और 2014 से 2025 तक के भारत को आप सबने भी अपनी आंखों से देखा और अपनी लेखनी से उसको बार बार लिखा भी है। अच्छाई भी लिखी है, कमियां भी लिखी है। पत्रकार एक समाज का वो दर्पण होता है जिसके द्वारा समाज में वो चीज जाती है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सरकार तक भी वो बहुत सी बातें पहुंचाने का काम करता है। आप सब वो माध्यम है, इस नाते ही आज आपके बीच में आया हूं। और जब मैं 2025-26 के बजट की बात करता हूं, ये बजट हमारा 4 स्तंभों पर आधारित है। उसका पहला स्तंभ है कृषि। यदि मैं 4 मेजर इंजन्स की बात करूं तो पहला कृषि है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा हमारा एनर्जी है, और किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है उसका वित्तीय समावेश। वो हमारा इसका चौथा स्तंभ है। देश के प्रधानमंत्री जी का सदैव ये सोचना रहा है कि देश का यदि विकास करना है, देश को गति के पथ पर ले जाना है, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, तो वो जो उनका मूल सिद्धांत है, जो संगठन का मूल सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस उद्देश्य को लेकर ही 2014 से लेकर आज 2025 में जब हम मोदी 3.0 में चल रहे हैं, उसी का ये आधार है। यदि मैं सबसे पहले बात करूं, किसी भी देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग उसका मध्यम वर्ग होता है। तो लंबे समय से विभिन्न एसोसिएशंस के माध्यम से, विभिन्न करदाताओं के माध्यम से बड़े लंबे समय से डिमांड थी कि जो टैक्सेशन की छूट है और जो टैक्सेशन की लिमिट है उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 12 लाख तक की उस सीमा को हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया, और उसको जो टीसीएस है, जैसे टीडीएस था वो 2.40 लाख से उसको 6 लाख किया, फिर टीसीएस को 7 लाख से 10 लाख किया। यदि इन दोनों के हम अंतर को देखें तो 12 लाख तक की जो सामान्य आय वाला हमारा टैक्स पेयर है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसको जो बेनिफिट है वो लगभग 80 लाख रुपए का टैक्सेशन बेनिफिट है। 80 लाख। आज के टैक्सेशन पीरियड में देखें तो वो 100% उसकी कर देयता के बराबर है। 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को जब 70,000 का लाभ प्राप्त होगा तो वो उसके लिए एक, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो एक बड़ी डिमांड भी थी, और उसके लिए वो संजीवनी साबित होगा।
उस निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए ही हम ही लोग सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पे काम करना प्रारंभ किया था। और मात्र वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक अलग कैटेगरी के लिए आवास थे, लेकिन उसमें भी हम लोग और ऊपर बढ़े और इस मीडियम इनकम ग्रुप के लिए हम लोगों ने या हमारी सरकार ने उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम लोगों ने समझा। उसके लिए इस बजट में स्वामी फंड 2 लॉन्च किया। इस फंड से हम 15,000 करोड़ की लागत से 1 लाख से अधिक घरों का हम निर्माण करेंगे और 2025 के अंदर ही हम लोगों ने 40,000 घरों को बना करके उनको वितरण करने का हमने इस बजट में टारगेट किया है। ये दर्शाता है कि हम लोग अपने जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी जितनी है, हमारी सरकार का जो विश्वास उनके प्रति है, ये प्रधानमंत्री जी की उस सोच को दर्शाता है। मैंने पहले कहा था कि वो एग्रीकल्चर हमारा एक पिलर है इस बजट का। उस कृषि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की हम लोगों ने इस बजट में